In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear viewers, Assalamu alaikum. I'm here with a poem, Ozymandias, for my grade 11 students from their new course. Dear viewers, it's a bit difficult poem. ये थोड़ी सी मुश्किल पोएम थी जिसको मैंने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इसको, ताकि इस पोएम का मीनिंग, इसका थीम आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। एक दफ़ा आप वीडियो देख लें, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फॉर माय इनकरेजमेंट लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आपको अच्छे तरीके से इसके मीनिंग, इसका थीम, इसकी पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ ओज़िमैंडियस। पोइट This poem is composed by Percy Bysshe Shelley. Shelley ने ये पोएम कंपोज की है और पोएम का टाइटल है ओज़िमैंडियास। ओज़िमैंडियास कौन था, इसका क्या बैकग्राउंड है, सबसे पहले आपको वो समझने की ज़रूरत है ताकि फिर आपको पोएम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ओज़िमैंडियास का इंट्रोडक्शन देती। Ozymandias is an ancient Greek name for Ramses II of Egypt. Ozymandias जो है वो कदीम मिस्र का कदीम यूनान का वो बादशाह था, जो कि जिसको Ozymandias यूनानी नेम दिया गया। उसका असली नेम था रैमसिस, और वो रैमसिस II ऑफ इजिप्ट, वो मिस्र का रहने वाला था और उसका यूनानी नेम Ozymandias था। He was the third king of the 19th dynasty of Egypt. वो मिस्र की 19वीं सल्तनत का तीसरा बादशाह था। His reign was the second longest reign in history, और उसका दौरे हुकूमत जो है वो तारीख में दूसरा सबसे लंबा दौरे हुकूमत है। उसने बहुत लंबे अरसे तक मिस्र पर हुक्मरानी की। He is remembered in history as the greatest and most powerful pharaoh of the new kingdom. नई सल्तनत का, तारीख में उसको नई सल्तनत का बहुत ही अजीम और ताकतवर शहनशाह माना जाता है। फेरो शहनशाह के लिए, रूलर के लिए ये वर्ड यूज हुआ, फेरो ऑफ द न्यू किंगडम। His reign was the most powerful period of ancient Egypt. उसका दौरे हुकूमत कदीम जो मिस्र का सबसे ताकतवर मजबूत दौरे हुकूमत था। He undertook many military campaigns against neighboring regions and built monuments to the gods and to himself. उसने जो पड़ोसी इलाके थे उसमें बहुत सारी फौजी मुहिम्मात की और फिर उसने देवताओं की याद में भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, और अपने लिए भी, अपनी यादगारों के तौर पे भी उसने बहुत बड़े बड़े स्टैचूज और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। Ozymandias called himself king of kings. उसने अपने आप को कहा कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। मीन्स कि वो तमाम दुनिया में जितने भी बादशाह हैं या गुजरे हैं या आने वाले हैं उनमें सबसे अजीम बादशाह, वो उनका भी बादशाह था। अ फ्रेज टेकन फ्रॉम बिब्लिकल लैंग्वेज विच शोज हिज एरोगेंट प्राइड। और ये यानी बाइबल से ये उसकी लैंग्वेज से लिया हुआ है, किंग ऑफ किंग्स, जो ये शो करता है कि वो वाकई बहुत ज़्यादा उसे अपने आप पर घुमंड था, उसे अपनी ताकत पे घुमंड था ओज़िमैंडियस को। It suggests that his state of being inconspicuous was a punishment from God. अब फिर यानी दुनिया में उसको अपनी ताकत पे बहुत ही फख्र, गरूर और घुमंड था। वो कहता था कि मुझ जैसा बादशाह और कोई भी नहीं हो सकता। वो इवन देवताओं से भी अपने आप को, चूंकि वो देवताओं की पूजा करते थे तो कदीम यूनान के लोग, तो वो देवताओं से भी अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझता था। तो यही बात है। इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स बीइंग ऑब्सक्योर्ड, यानी वो जब दुनिया से गायब हो गया, उसका नामो निशान भी ना रहा, ये अल्लाह की तरफ से उसके लिए सजा थी। ये Shelley used this subject in several of his other poems. After his death, उसके साथ क्या हुआ? ओज़िमैंडियस ने दुनिया में हुक्मरानी की, उसने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, उसने बहुत सी फौजी मुहिमें चलाईं, बहुत से इलाकों को अपने ज़ेरे हुकूमत वो ले आया, लेकिन मरने के बाद यानी उसे फ़ख्र था, गरूर था, घुमंड था अपनी ताकत पे।
But after his death, his mummified body was buried in tomb in the valleys of kings. सबसे पहले उसकी जो बॉडी, ममीफाइड बॉडी थी, मम्मी जो थी, उसको बादशाहों की जो वैली थी, वादी थी, उसके मज़ार में दफन कर दिया गया. fearing that his body might be looted by grave robbers. जब वहाँ के उस टाइम के जो प्रीस्ट्स थे, मजहबी जो रहनुमा थे, उन्हें ये डर पैदा हुआ कि कहीं लुटेरे या डाकू जो हैं वो उसकी कब्र को खोद के कहीं उसकी बॉडी को गायब ना कर दें. तो his body was shifted to a safer place and fell into the hands of archaeologists. तो उसकी बॉडी को एक महफूज मुकाम पे शिफ्ट कर दिया गया. वहाँ से वो आसार कदीमा के जो माहिरीन थे उनके हाथों में चली गई. After 100 years, archaeologists noticed deteriorating condition of mummy. और 100 साल के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ ममी, कि उसकी जो बॉडी है वो उसको जवाल आ रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं से ख़राब हो रही है, उसको फंगस लग चुका है. एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू पेरिस. उन्होंने इसको पेरिस भेज दिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ताकि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो सके. बट टुडे द मम्मी ऑफ दिस ग्रेट फेरो रेस्ट्स इन द कायरो म्यूजियम इन इजिप्ट. आज मिस्र के कायरो म्यूजियम में उसकी जो बॉडी है वो वहाँ पड़ी हुई है. यानी मरने के बाद he lost his identity, he lost all the standard, he lost all the status, he lost all the power. तमाम ताकत, घुमंड, गरूर उसके मरने के साथ ही ख़त्म हो गया. उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ? कभी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी, कभी उसको फंगस लग गया, उसको फंगल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया, आज वो म्यूजियम में पड़ी हुई है. व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दैट किंग? अब उसकी क्या हकीकत बाकी रह गई है जिसको अपने आप पे बहुत घुमंड था, गरूर था. डियर व्यूअर्स, अब आप थीम की तरफ शायद आपको थोड़ा सा हिंट मिल चुका है कि इसका थीम क्या हो सकता है. कि दुनिया में चाहे आपको जितनी दौलत मिल जाए, जितनी ताकत मिल जाए, जितना आपको गरूर हो, घुमंड हो अपने आप पे, अपनी ताकत पे, लेकिन क्या है कि इंसान फानी है, उसको मर जाना है एक दिन. इसीलिए उसे अपनी ताकत पे घुमंड नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए. He should not look down upon others. दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए जब उसके पास पावर हो. क्यों? कि ये these all worldly powers and wealth is temporary and short-lived. ये बहुत मुख्तसर चीज़ें हैं, ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, और इंसान के मरने के बाद तो उसकी कोई हकीकत बाकी नहीं रहती, लोग उसको भूल जाते हैं. सो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ ओज़िमैंडियस. अब पर्सी बिश शेले ने पोएम लिखी है जिसका टाइटल ओज़िमैंडियस है. इसका मतलब है कि द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द किंग ओज़िमैंडियस. ये बादशाह जो ओज़िमैंडियस था उसके इर्द गिर्द घूमती है. And the theme of the poem must be that it is a universal theme that man is mortal, कि इंसान फानी है, उसको मर जाना है. His power, all his arrogance, all his pride, it's short-lived. वो मुख्तसर अरसे के लिए है. Now coming to the summary of Ozymandias. अब ओज़िमैंडियस के पोएम के अंदर क्या है, क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है इसका, तो मैंने इसको आपके लिए सिंप्लीफाई किया. द पोएम ओज़िमैंडियस हैज़ यूनिवर्सल थीम ऑफ मॉर्टैलिटी, दैट एवरी वन ऑफ अस, नो मैटर हाउ पावरफुल एंड वेल्दी, हैव टू फेस डेथ एंड डिके. ये एक यूनिवर्सल थीम है कि इंसान फानी है. हम में से हर कोई, चाहे वो कितना ताकतवर या दौलतमंद हो, उसको डेथ का सामना करना है, उसको ज़वाल का सामना ज़रूर करना है. मैन इज़ मॉर्टल एंड व्हेन हिज लाइफ टाइम एंड्स, इंसान फ़ानी है और जब उसकी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाता है, नथिंग कुड सेव हिम, नीदर हिज वर्ल्डली पावर नॉर हिज प्राइड एंड एरोगेंस. ना उसकी दुनियावी ताकत, ना उसका फ़ख्र और गरूर उसको बचा सकता है जब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली होती है. All the dictators, tyrants, kings and rulers in the history of the world had met death and they were forgotten by the people.
دنیا میں جتنے بھی حکمران آئے، جتنے ظالم بادشاہ آئے، ڈکٹیٹرز آئے، رولرز آئے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ انہیں موت کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ دے ور forgotten بائی دا پیپل، اور لوگ ان کو بھول گئے. Therefore one should not feel proud on worldly power and wealth. اسی لیے دنیاوی طاقت اور دولت پہ کسی کو فخر نہیں کرنا چاہیے. For they are short lived. وہ تو مختصر عرصے کے لیے ہیں. In this poem the poet tells us. اب یہ تو تھیم تھا، جو شروع کی کچھ لائنز ہیں یہ تھیم ہے پوئم کا. اب آپ دیکھیں پوئم کے اندر کیا سٹوری ہے. In this poem the poet tells us that he met a traveler who told him story of a statue of Ozymandias which stood in the desert. اس نظم میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو ایک ٹریولر ملا، ایک مسافر ملا، who told him، جس نے اس کو اوزیمینڈیس کے اسٹیچو، مجسمے کی ایک کہانی بتائی، which stood in the desert. وہ کہتا ہے کہ اس نے اوزیمینڈیس کا ایک مجسمہ دیکھا، اس کا اسٹیچو دیکھا in the desert، صحرا میں. ایک صحرا میں اس نے اوزیمینڈیس کا اسٹیچو دیکھا. There are two large stone legs of the statue, but the upper part of the body is lying separately and half sunk in the sand. اب وہ اسٹیچو کی کیا حالت بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ جو مجسمہ ہے اس کی دو بہت بڑی اور بہت لمبی پتھر کی بنی ہوئی ٹانگیں ہیں. بٹ دا اپر پارٹ آف، لیکن جسم کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ الگ سے نیچے ریت پہ پڑا ہوا ہے، ریت پہ گرا ہوا ہے، جس پہ اوزیمینڈیس کا جو بڑا فیس ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. The face is perfectly showing frown and wrinkled lips which shows pride, contempt and haughty nature of Ozymandias. وہ کہتے ہیں جو اس کا منہ نیچے ریت میں پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر تقریباً ریت کی ایک لیئر پڑی ہوئی ہے. It is half sunk in the sand. وہ آدھا جو ہے وہ ریت کے اندر چلا گیا، صرف فیس جو ہے وہ صحرا کے اوپر نظر آ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے چہرے پہ آج بھی، حالانکہ وہ اسٹیچو ہے اس کا، لیکن اس کے چہرے پہ فراؤن، جھریاں بھی، اور اس کی جو رنکلڈ لپس ہیں، اس کے جو جھریوں والے جو اس کے ہونٹ ہیں، وہ آج بھی بتا رہے ہیں اس کا پرائڈ، اس کا فخر، اس کا ذلت آمیز لہجہ، اینڈ ہاٹی نیچر، بہت گھمنڈ والی جو اس کی نیچر تھی، فطرت تھی، وہ آج بھی اس کے اسٹیچو کے جو چہرہ ہے جو نیچے زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس پہ آج بھی وہ رنکلڈ اور وہ پرائڈ نظر آ رہا ہے، وہ فخر، وہ ذلت آمیز اس کا جو ایکسپریشنز تھے، یا اس کے گھمنڈ والے ایکسپریشنز آج بھی اس کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے. On the base of this statue there is a phrase which read، کہتے ہیں کہ اور پھر جو نیچے جس پیڈسٹل پہ، جس بیس پہ اس اسٹیچو کو کھڑا کیا گیا ہے، اس پہ کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں. اور وہ لائنز کیا ہے؟ My name is Ozymandias, King of Kings. میرا نام اوزمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. Now see first spellings of the king, see with capital K. یعنی وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا تھا. دوسرا جو کنگز ہے اس کا کے اسمال ہے. It starts with small. He feels, he makes the other people, other kings feel inferior than him. He boasts here. وہ یہاں پہ یہ جو فریز اس نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ my name is Ozymandias, king of kings. He boasts here. یہاں پہ وہ بڑی فخری انداز میں کہتا ہے and says that he is even more powerful than gods themselves. وہ دیوتاؤں سے بھی زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے. He wants to make them feel inferior in a boastful tone. وہ ایک فخری انداز میں وہ دوسرے بادشاہوں کو inferior فیل کرانا چاہتا ہے، ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہے. It throws light on the fact that power corrupts human soul. اور یہ چیز اس بات پہ بھی روشنی ڈالتی ہے جب انسان کو بہت زیادہ طاقت مل جائے تو یہ اس کی روح کو کرپٹ کر دیتی ہے، یہ انسان کو کرپٹ بنا دیتی ہے. We see the harsh expressions on the face of a statue. وہ ایک مجسمہ ہے، اس کا مجسمہ زمین پہ گر چکا ہے، اس کا چہرہ زمین پہ گر چکا ہے ٹوٹ کے، لیکن اس کے چہرے پہ آج بھی اسی طرح کے سخت قسم کے ایکسپریشنز نظر آ رہے ہیں. ان روئنز ایون، حالانکہ وہ تو کھنڈر بن چکا ہے، اب وہ تو تباہ ہو چکا ہے،
बट द फैक्ट इज दैट नॉट ओनली ही हिमसेल्फ हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, लेकिन हकीकत ये है कि ना सिर्फ वो खुद इस दुनिया से गायब हो गया है, बट हिज स्टैचू इवन इज शैटर्ड इनटू पीसेस, बल्कि उसका मुजस्मा भी बहुत से टुकड़ों में तकसीम हो चुका है, एंड बरीड इन स्ट्रेचिंग सैंड ऑफ द डेजर्ट, और इतनी वसी जो सहरा है उसकी रेत के अंदर आधा वो डूब चुका है. दीज ruins शो दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और ये जो खंडरात हैं ये हमें दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि इस दुनिया में कोई चीज़ भी मुस्तकिल रहने वाली नहीं है. डियर व्यूअर्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. यानी कि एक मुसाफिर मिलता है पोइट को, शैले को एक मुसाफिर मिला जिसने कहा कि उसने सहरा में, वो जब सहरा से गुजर रहा था, कदीम ज़माने के जो इजिप्ट मिस्र का जो सहरा है वो वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने एक स्टैचू देखा था, एंड इट वाज अ स्टैचू ऑफ ओज़िमैंडियस. ये उस किंग ओज़िमैंडियस का मुजस्मा था, लेकिन मुजस्मा जो है वो टूट फूट चुका था. सिर्फ उसकी टांगें वहाँ पे पेडिस्टल पे खड़ी थी, ऊपर वाला हिस्सा नीचे ज़मीन पर गिर चुका था. उसमें से आधा हिस्सा यानी पेट का हिस्सा जो था वो रेत के अंदर दब चुका था. सिर्फ ओज़िमैंडियस का चेहरा जो है वो सामने पड़ा हुआ था, रेत के ऊपर गिरा पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पे आज भी वो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं. उस यानी कि एक तो वैसे तारीफ भी हो रही है, स्कल्प्टर की तारीफ हो रही है कि बनाने वाले ने, आर्टिस्ट ने उसको इतने परफेक्ट एक्सप्रेशंस दिए जो उसकी नेचर से मैच करते हैं. उसके चेहरे पे रिंकल्स हैं, उसके लिप्स पे, और वो उसकी स्माइल ऐसी है कि कॉन्टेम्प्चुअस स्माइल है, यानी जिल्लत आमेज़, दूसरों को नीचा दिखाने वाली स्माइल है. उसके चेहरे पे आज भी हार्श एक्सप्रेशंस हैं जो बताते हैं कि किंग जो था, he was a cruel tyrant, he was more powerful and he had an arrogant pride, उसके अंदर एक फख्र था, घुमंड था. तो वैसे ये इसमें आयरनी है, वैसे इस पोएम के अंदर पोइट ने आयरनी यूज़ की है, और वो ये है कि एक तरफ तो पेडिस्टल के ऊपर जिसके ऊपर वो स्टैचू खड़ा था उसके ऊपर ये लाइंस लिखी हुई हैं, माई नेम इज़ ऑज़मैंडियस किंग ऑफ किंग्स, जबकि दूसरी तरफ उसका जो फेस है वो नीचे रेत में गिर चुका है, आधी लेयर रेत की उसके ऊपर आ चुकी है, और थोड़े ही दिनों में वो रेत के अंदर डूब जाएगा और बिल्कुल गायब हो जाएगा. आयरनी है, एक तरफ वो कहता है कि आई एम किंग ऑफ किंग्स, और दूसरी तरफ वो रेत के अंदर गिरा हुआ है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है. और ये बताना चाहता है शायर हमें कि इंसान जो है वो फ़ानी है, वो ख़त्म होने वाला है, इस दुनिया से गायब होने वाला है. नथिंग इज़ परमानेंट, नीदर पावर नॉर वेल्थ. ताकत और दौलत जो है कोई चीज़ भी मुस्तकिल रहने वाली नहीं है, इसलिए इंसान को अपने ऊपर गरूर या घुमंड नहीं. Now, coming to the first stanza of the poem, let me read the stanza with its explanation. I met a traveler from an antique land. Now, the poet starts here. He says that once upon a time, I met a traveler from an antique land. Antique means ancient, कदीम ज़माने का जो इलाका था, जहाँ पे जिस वक्त ओज़िमैंडियस का भी रूल था, कदीम बिफोर क्राइस्ट का ये ज़माना था. कहते मैंने एक कदीम जो इलाका था वहाँ से मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि उस कदीम इलाके से ताल्लुक़ रखता था. कदीम इलाका यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे इजिप्ट की बात हो रही है, एंशंट इजिप्ट की बात हो रही है, एंटीक लैंड. Who said 2 vast and trunkless legs of stone stand in the desert? The traveler told me that he saw 2 vast, 2 big and trunkless legs of stone. He says that the scene of ruins and remains of that object. अब वो यहाँ पे सीन बता रहा है, वो कहता है कि टूटी हुई 2 टांगें खड़ी थीं जिनके ऊपर का हिस्सा बिल्कुल गायब था, और वो सहरा में मैंने ये स्टैचू देखा, एक मुजस्मा देखा. 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की बनी हुई एक बहुत बड़ी टांगें थीं. नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज, और उनके करीब रेत के ऊपर आधा डूबा हुआ हिस्सा था. शैटर्ड विसेज, विसेज मीन्स अपीयरेंस,
काउंटेनेंस, फेस, विजिज का क्या मतलब है? फेस, काउंटेनेंस। वो कहता है कि मैंने देखा कि उसके दो टांगें तो बड़ी बड़ी पत्थर की बनी हुई थी, वो तो एज इट इज खड़ी थी, अपराइट लेग्स, वो उसी तरह से सीधी खड़ी थी, लेकिन जो उसके पास नीचे रेत के ऊपर हाफ संक, आधा डूबा हुआ, रेत के अंदर डूबा हुआ, अ शैटर्ड ब्रोकन विजिज, विजिज मीन्स फेस, लाइज पड़ा हुआ था। उसने कहा कि लेकिन उन टांगों के पास नीचे रेत में, आधा जो रेत के अंदर डूबा हुआ था, एक चेहरा वहां पे पड़ा था, हुज फ्राउन, फ्राउन मीन्स जो जिसके चेहरे पे तेवरी थी, एंड रिंकल्ड लिप, उसके लिप्स पे रिंकल्स थे, झुर्रियां थी, एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नेयर मीन्स कॉन्टेम्प्चुअस स्माइल, एक जो जिल्लत आमेज स्माइल होती है, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होती है, बड़ी प्राउड स्माइल होती है ये, स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, विच शोज दैट दिस फेस वॉज वेरी कमांडिंग in his time. This person was very commanding. This king was very commanding. यानी उसके facial expression बता रहे थे कि ये अपने ज़माने में बहुत ही powerful, बहुत ही commanding किस्म का ruler था। लेकिन wrinkled lips यहाँ पे, frowns on the forehead, जो ये pride हैं, these are the symbol of pride and greatness. ये अजमत का निशान है और फख्र और गरूर का की इलामत है ये। Tell that its sculptor well those patience read. He says that this is the perfect work of art. ये तो फन का एक बहुत ही बेहतरीन काम था। यानी इसका जो बनाने वाला था, स्कल्प्टर था, जिसके जज्बात, जिसने इसके जज्बात को बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, और उसके जज्बात उसके चेहरे से अयां थे। which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that felt. वो कहता है कि जो अब ये जो पैशंस, वो मुजस्मा खुद टूटा हुआ था, उसका चेहरा नीचे पड़ा हुआ था रेत के अंदर, आधा डूबा हुआ था, आधा रेत के ऊपर था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत परफेक्ट एक्सप्रेशंस थे। यानी ये तो कमाल है उस बनाने वाले का, उस स्कल्प्टर का कमाल है जिसने उसको परफेक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस दिए, जिससे उसके जो जज्बात हैं वो बहुत अच्छी तरह से उसके चेहरे पे अयां हैं। पैशंस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं, उसके जज्बात उसके चेहरे पे देखे जा सकते हैं। विच येट सर्वाइव, जज्बात अब भी उसके चेहरे पे उसी तरह से परफेक्टली कायम है। उसकी जो कॉन्टेम्प्चुअस स्माइल है, उसकी जो जिल्लत आमेज मुस्कुराहट है, वो अब भी उस चेहरे पे नज़र आ रही है। उसके रिंकल्स अब भी, उसके रिंकल्ड लिप्स अब भी नज़र आ रहे हैं। Stamped on these lifeless things the hand that mocked them. Here the hand is the hand of the sculptor. ये जो हाथ, ये हाथ किसका है? बनाने वाले का हाथ है। The hand that mocked them, he says that जो बनाने वाले के हाथ थे, उन्होंने एक mocked them, एक तंज किया है उस पे, कि उसके चेहरे पे तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फखरिया किस्म की स्माइल है, दूसरों को नीचा दिखाने वाली स्माइल है, लेकिन वो चेहरा कहाँ पड़ा है? वो रेत के अंदर पड़ा हुआ है। That mocked them, इसका मतलब है कि उन हाथों ने, बनाने वाले हाथों ने कुछ तंज किया है इन एक्सप्रेशंस पे। And the heart that fed, और ये एक्सप्रेशंस कैसे आए? एक तो बनाने वाले का कमाल था जिसने उसके चेहरे पे इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए, और दूसरा उस किंग के अपनी जो इनर फीलिंग्स थी, उसकी जो अपनी नेचर थी ना, वो उसके चेहरे पे अयां थी। ये कॉन्टेम्प्चुअस स्माइल थी, ये फ्राउन एंड दीज रिंकल्ड लिप्स शो हिज नेचर, कि वो किस फितरत का इंसान था। वो उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, वो दूसरों को हमेशा इंफीरियर समझता था, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। The hand that mocked them, these are the hands of the sculptor. स्कल्प्टर ने उसको बनाते हुए उस पर तंज किया कि उसके फेस की स्माइल्स तो आज भी वैसे ही हैं, दूसरों को नीचा दिखाने वाली, लेकिन उस फेस की अपनी क्या हकीकत है? वो नीचे रेत में पड़ा है।
एंड द हार्ट दैट फेल्ट, और उस के जो एक्सप्रेशंस हैं, एक तो बनाने वाले ने उसको एक्सप्रेशन दी, दूसरे किंग की जो अपनी नेचर थी वो उसके चेहरे से अयां थी कि वो बहुत घुमंड वाला था, बहुत गरूर वाला था, उसको अपनी ताकत पे बहुत नाज था. I hope this first stanza is clear to you. This is a sonnet. This is a 14 lines poem. ये 14 लाइन की एक पोएम है जिसको सोनेट कहा जाता है. तो शेले ने ये एक सोनेट लिखी है. Now you can see explanation on the screen. In this stanza, the poet shares with the readers that once he met a traveler who belonged to an ancient land of Egypt. کہ وہ ایک ایسے ٹریولر سے ملا جو مصر کے قدیم علاقے سے تعلق رکھتا تھا. دا ٹریولر ٹولڈ ہم دیٹ ہی ہیپن ٹو سی اے اسٹیچو آف اوزیمینڈیس. اس ٹریولر نے اسے بتایا کہ اس نے اوزیمینڈیس کا مجسمہ دیکھا. ہیئر ہی ڈسکرائبز دا سین آف روئنز اینڈ ریمینز آف دا اسٹیچو. اور یہاں پہ وہ اسٹیچو، اس مجسمے کے جو کھنڈرات اور بچے کچے جو پیسز تھے ان کی وضاحت کرتا ہے. ہی ٹولڈ دا پوئٹ دیٹ دیر اسٹوڈ اونلی دا لارج legs of stones. اس نے پوئٹ کو بتایا کہ اس پتھر کی بڑی بڑی 2 ٹانگیں وہاں پہ کھڑی ہیں. بٹ دا اپر پارٹ آف دا باڈی واز لائنگ شیٹرڈ ان دا سینڈ آف ڈیزرٹ. لیکن اوپر والا جو باڈی کا حصہ ہے وہ صحرا کی ریت میں پڑا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے. There is an appreciation of the work of art in the lines that the face of statue will have frowns, still have frowns on it. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کے فیس پہ، اس مجسمے کے چہرے پہ اب بھی جھریاں بھی ہیں، تیوری ہے اس کے ماتھے پہ. and its lips have wrinkles، اور اس کے لپس کے اندر wrinkles ہیں. it seemed stern، اور یہ کیسا دکھتا ہے؟ بہت سخت قسم کا. rigid and commanding. rigid means بہت harsh تھا، اور کمانڈنگ تھا جس کی having a full command. These haughty expressions are shown perfectly by the sculptor. اس کے یہ جو گھمنڈ والے ایکسپریشنز تھے اس کے فیس پہ بہت اچھے طریقے سے آرٹسٹ نے بتائے. The hand is the hand of the sculptor who made this statue of Ozymandias skillfully and perfectly well. یہ ہاتھ جو ہے وہ کس کا ہاتھ ہے؟ بنانے والے کا ہاتھ ہے جس نے یہ اسٹیچو بنایا. اور who made this statue Ozymandias skillfully، بہت مہارت سے اور بہت ایکوریٹ بنایا. and the heart refers to Ozymandias feelings and his arrogant pride. اور یہ جو دل ہے وہ کس کی فیلنگز کو شو کرتا ہے، کس کے فخر کو شو کر رہا ہے؟ Ozymandias کے. that his power and significance would live after his death، کہ اس کی طاقت اور اس کی اہمیت اس کے مرنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوگی. his heart that satisfied his own desires instead of respecting the desires of his subjects. it means that he fulfilled his own selfish motives, his own selfish desires during his lifetime. The hands of the sculptor mocked the features of the king. کنگ کے جو یہ فیشل ایکسپریشنز ہیں، جو فیچرز ہیں، یہ جو بنانے والے نے ان پہ طنز کیا. while his own heart and passion improved it further and overall it depicts the personality of the haughty king. اور کنگ کی اپنی نیچر بھی اس کے چہرے سے عیاں ہے، اور پھر اس طرح سے اس کی اوور آل پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. The sculptor has made the statue in such a way that it speaks for itself. اسٹیچو اس قسم کا بنا ہوا ہے، اس پرفیکٹلی ایسے بنا ہوا ہے کہ یہ خود اپنے بارے میں بتاتا ہے. اس کے ایکسپریشن سے ہی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. This stanza shows the keen observation of the traveler and artistic skills of the sculptor. Ozymandias is a metaphor for power, pride and command. اب آپ دیکھیں گے اس اسٹینزا میں اوزیمینڈیس جو ہے وہ میٹافر یوز ہوا ہے. کس سے اس کو تشبیہ دی گئی؟ پاور سے، پرائڈ سے، کمانڈ سے. The wrinkled lips and sneer of cold command. یہ جو رنکلڈ لپ، جھریوں والے جو ہونٹ ہیں اس کے، یا اس کی جو مزیکا خیز جو اس کی طنزیہ جو مسکراہٹ ہے، has been personified and refer to the broken head of the statue. یہ wrinkled lips اور sneer of cold command, it refers to the face of the statue. The statue itself refers to real king Ozymandias. The poet has used imagery. اب imagery کیا یوز ہوئی یہاں پہ؟ as trunkless legs, frown,
wrinkled lips, which help the readers visualize the broken statue. देखिए जैसे जैसे वो कह रहा है कि trunkless legs of stone, wrinkled lips, और वो आप या frown on the face, ये फौरन हमारे माइंड में इमेज आता जा रहा है, हम वो इमेज अपनी आंखों से देख सकते हैं साथ साथ. So the poet has used enjambment in the second and sixth line which are without any punctuation mark. फिर इसी स्टैंजा के अंदर enjambment में यूज हुए. enjambment क्या है कि जिन लाइंस के अंदर कोई फुल स्टॉप जिन लाइंस के बाद नहीं होता, कॉमा नहीं होता, सेमी कॉलन नहीं होता, कॉलन नहीं होता, whatever, कोई भी punctuation mark नहीं होता, they are called enjambment lines. So in this stanza, second and sixth line are without any punctuation marks, so they are enjambments. The use of assonance in the third line of the stanza, that is the sound of A in stand and sand. This is assonance, use of vowel sounds. Similarly, E, vowel E sound in well and red. Similarly, consonance is the consonant sounds like S in line 4 of this stanza. Half sunk a shattered visage lies whose frown. Now see the sound of S throughout in this line. So it is consonance. Now the rhyme scheme of this stanza is AB, AB, AC, DC. This is the rhyme scheme of the stanza. I hope it is clear to you. Now, how will you do its paraphrasing? I met a traveler from an ancient land who told me that he saw two big and trunkless legs of statue in the desert. The upper part of its body with its face was lying nearby, but shattered and half sunk in the sand. His face had frowns on it and lips were wrinkled. The upper lip was raised slightly in scorn. यानी वो एक ऐसी स्माइल थी कि वो जिल्लत आमेज, like दूसरों को हकीर समझने वाली. The talented sculptor had shown these expressions very well in his sculpture. अपने आर्ट में उसने इन एक्सप्रेशंस को बहुत परफेक्टली शो किया. The hands of the sculptor had mocked these features of the king, while his own feelings are revealed through his facial expression, that is of scorn, pride and contempt. एक तो बनाने वाले ने इसको फीचर ऐसे दे दिए, दूसरा किंग की अपनी नेचर जो थी वो उसके चेहरे से अयां थी, उसके स्माइल से जाहिर होती थी. दैट इज, और कौन से एक्सप्रेशंस थे उसके स्कॉन के, दूसरों के लिए जिल्लत, प्राइड, फखर, कॉन्टेम्प्ट, यानी मीन्स के दूसरों को कुछ ना समझना, उनको हकीर समझना. सो दिस इज द पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोएम. Coming second stanza, and on the pedestal these words appear. What is pedestal? Pedestal is the base on which that statue is standing. आप सबसे पहला मेरा जो टाइटल पेज है वो जब आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि उसका बहुत बड़ा फेस जो है वो रेत के ऊपर है और पेडिस्टल के ऊपर उसकी टांगें खड़ी हैं. और पेडिस्टल वो बेस होती है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है. वो कहता है कि पेडिस्टल पे ये वर्ड्स लिखे हुए थे, माई नेम इज ऑज़मैंडियस, यानी बहुत फख्र से नीचे लिखा हुआ था पेडिस्टल पे, माई नेम इज ऑज़मैंडियस, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ. लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे अब आप देखिए वर्क्स का W भी कैपिटल है, मीन्स कि आई हैव डन ट्रमेंडस थिंग्स, ट्रमेंडस वर्क्स, मैंने बहुत, एंड मैग्निफिसेंट थिंग्स, मैंने बहुत ही शानदार काम किए हैं. लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, यानी कि मेरे कामों को देखो कि कितने ताकतवर हैं. ये माइटी, यू पावरफुल, एंड डिस्पेयर, एंड फील इन्फीरियर, फील डिसअपॉइंटेड, यानी तुम लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, मेरे कामों को देखो, मेरे शानदार कामों को देखो, और फिर अपने आप को इन्फीरियर समझो, फिर मायूस हो जाओ कि तुम लोग मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो. ये बाकी किंग से और पावरफुल और देवताओं से मुखातिब होके कह रहा है. नाउ सी, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, नथिंग बिसाइड रिमेन्स. अब फौरन ही आगे एक तरफ उसका बहुत हॉटी एक्सप्रेशन है, उसका बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन है कि मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ, और फौरन बाद ही पोइट ने कहा नथिंग बिसाइड रिमेन्स, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा. राउंड द डिके ऑफ दैट कलोसल रेक,
वो कहता है कि वहां तो सिर्फ तबाही नजर आ रही है, यहाँ तो सिर्फ ruins नजर, खंडरात नजर आ रहे हैं. Colossal wreck, colossal means giant, एक बहुत बड़ी तबाही. wreck means destruction. वो कहता है यहाँ तो एक तरफ तो इतने बड़े वहां पे फ्रेज लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आप जो है वो wreck है, एक डिस्ट्रक्शन है, वही आप देख रहे हैं. यहाँ तो कुछ भी बाकी नहीं बचा. ये जो बहुत बोस्टिंग, ही इज बोस्टिंग टू बी द किंग ऑफ किंग्स, वो फख्र से कह रहा है, लेकिन कहाँ है? वेयर इज ही? He is just shattered. He has been shattered into pieces. वो तो टुकड़ों में तकसीम हो चुका है. Round the decay of that colossal wreck. Colossal means बहुत बड़ा जो है, उसकी ये जो बहुत बड़ा giant यहाँ पे खड़ा था, उसकी तो तबाही है. Wreck. He is destroyed. Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. वो कहता है कि वो कहाँ पे उसकी तबाही और वो गायब होने वाला है? In the boundless, विदाउट एनी बाउंड्रीज, यानी सहरा इतना वसी है कि, और बेयर, बिल्कुल बेयर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस स्टैचू को यहाँ पे बचा सकेगी. द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे. दीज लोनली एंड लेवल सैंड्स ऑफ द डेजर्ट आर स्ट्रेचिंग फार अवे. There is nothing to save this statue, and this statue is going to be buried under the sand very soon. ये तो अब रेत के नीचे दबने वाला है. ये तो इतना वसी सहरा है, इतनी ज्यादा रेत है. Boundless and bare, lonely and level sands are going to disappear this statue of the king. वो तो अब ये रेत इस स्टैचू को बिल्कुल ही गायब कर देगी दुनिया से. एक तरफ उसने लिखा हुआ है, आई एम किंग ऑफ किंग्स, आई एम अनमैचेबल, मेरा तो कोई मैच ही नहीं है दुनिया में. और दूसरी तरफ ये रेत पे गिरा पड़ा है और ये अब गायब होने वाला है. Now see the explanation. In this stanza, the traveler tells the poet that there was a phrase written on the pedestal of the statue. It says, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. तुम ताकतवर लोगों मेरे कामों को देखो और मायूस हो जाओ. Because you are inferior than me. This is the most powerful expression of Ozymandias' haughtiness and pride. उसके घुमंड और उसके गरूर का बहुत ताकतवर ये expression है. My name is Ozymandias. He calls upon the other powerful kings and even gods and tells them to see his marvelous works, which is unparalleled and which will make them feel inferior. वो सबको बुलाता है और कहता है कि उसके कामों को देखो, उसके शानदार कामों को देखो जो कि दुनिया में अनमैचेबल हैं, जिनका कोई मैच नहीं है और वो उनके सामने बिल्कुल हकीर हैं. Ozymandias looks down upon others in this phrase. इस phrase में वो दूसरों को हकीर समझ रहा है. And this expression shows that he feels all other people inferior. और उसका expression clearly बताता है कि वो दूसरे लोगों को हकीर समझता है and less in power and wealth. और वो कहता है ताकत और दौलत में ये मुझसे कम है. But it is a bitter fact that nothing remained there except this broken statue. लेकिन ये एक तल हकीकत भी है कि एक तरफ तो एक प्राइड है, लेकिन दूसरी तरफ एक तल हकीकत का सामना उसे करना पड़ रहा है कि वहाँ तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, सिर्फ टूटा फूटा एक मुजस्मा है. एंड इट इज़ बाउंड टू फेस फर्दर डिटेरियोरेशन एंड डिके. और अब तो फर्दर इसको और मज़ीद इसको जवाल आ रहा है इन अ बेयर एंड वास्ट एक्सपेंस ऑफ द डेजर्ट सैंड. एक बहुत वसी सहरा की जो रेत है उसके अंदर अब ये फर्दर डिके, इसको जवाल आ जाएगा. ऑल हिज पावर वैनिश्ड एंड नो वन केयर्ड. उसकी तो तमाम ताकत ख़त्म, गायब हो गई दुनिया से और किसी को इसकी परवाह भी नहीं. इवन स्टैचू कुड नॉट बी सेव्ड. उसका तो मुजस्मा, उसको भी ना बचाया जा सका. इट ब्रोक इनटू पीसेस. उसका मुजस्मा भी टुकड़ों में तकसीम हो गया. एंड सून वुड डिसअपियर इन द डेजर्ट सैंड. और जल्दी वो इस सहरा की रेत में गायब हो जाएगा. So there is an extended metaphor of the statue of Ozymandias which represent power, pride and command. जाहिर है ये जो मेटाफर यूज हुआ स्टैचू ऑफ ऑज़मैंडियस का, ये पूरी पोएम के अंदर ये एक्सटेंड कर रहा है और ये रिप्रेजेंट करता है ताकत को, गरूर को, कमांड को.
The poet has used imagery by involving our sense of sight to visualize a pedestal with some. यहाँ भी जो imagery है वो हमारी sight को attract कर रही है. जैसे वो pedestal के बारे में बताते हैं कि एक base है जिसके ऊपर वो खड़ा है, उसकी टांगें खड़ी हैं, तो हमें फौरन से हमारे mind में वो picture चलना शुरू हो जाती है. So with some words written on it, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works ye mighty and despair. तो फ़ौरन हमारे माइंड में वो वर्ड्स लिखे हुए हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं. हियर वी फाइंड alliteration टू एज कॉन्सोनेंट साउंड बी इन बाउंडलेस एंड बेयर. अब आप alliteration देखें, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बी देखें बाउंडलेस एंड बेयर, एंड एल इन लोन एंड लेवल. This is alliteration. Shelley has used enjambment again in 4th and 5th lines of stanza which have no punctuation marks. The tone of the stanza is ironical at the same time as statue refers to the most powerful king. अब देखिए एक तरफ तो स्टैचू एक बहुत पावरफुल किंग के बारे में हमें बता रहा है जो कहता है किंग ऑफ किंग्स, बट इन रियलिटी हकीकत में क्या है? इट इज wrecked. It is destroyed. It is decaying in the far off distant desert of Egypt. ये मिस्र के दूर दराज किसी वसी सहरा में अब ये ज़वाल पजीर हो रहा है, and soon going to be disappeared into the thick sand. और बहुत जल्दी ये बहुत मोटी जो लेयर आएगी रेत की, उसके अंदर ये गायब हो जाएगा. Coming to paraphrase, and on the pedestal of the statue there are words which tell proudly, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works ye mighty and despair. He makes the other powerful kings and gods feel inferior by seeing his power and wealth. But this statue is shattered into pieces and meeting decay gradually as the thick layer of sand has almost covered it. Soon it will disappear completely in the far off stretching sand of the desert, और जल्दी ये उस सहरा के अंदर मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा. Coming to the exercise, what is the theme of the poem Ozymandias? The theme of the poem Ozymandias is universal, that is, man is mortal. इंसान फ़ानी है. The poem Ozymandias has universal theme of mortality, that every one of us, no matter how powerful and wealthy, have to face death and decay. Man is mortal, and when his lifetime ends, nothing could save him, neither his worldly power nor his pride and arrogance. कोई चीज़ भी जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है, फिर ना उसकी ताकत, उसका घमंड, उसकी दौलत, कुछ भी उसको नहीं बचा सकता. All the dictators, tyrants, kings, rulers in the history of the world had met death, and they were forgotten by the people. So therefore one should not feel proud on worldly power and wealth, for they are short-lived. This is the theme of the poem. Question number 2 is, describe in your own words the anatomical conditions of the statue of King Ozymandias as portrayed by Shelley. Shelley ने जो उसकी anatomy को डिस्क्राइब किया वो बताएंगे, यानी उसका फिजिकल कंडीशन स्टैचू की क्या थी. तो आप बताएंगे, देयर आर 2 लार्ज स्टोन लेग्स ऑफ अ स्टैचू स्टैंडिंग अपराइट इन द डेजर्ट. वो सहरा में बिल्कुल सीधी 2 टांगें जो हैं पत्थर की बनी हुई 2 टांगें खड़ी थी. नियर द स्टैचू is its broken face lying in the sand nearby. उसके करीब ही रेत पर पड़ा हुआ टूटा एक चेहरा पड़ा था. It is half buried in the sand. आधा ये sand, आधा ये रेत में डूब चुका था. The face has very clear expressions on it, expressions of pride and power. उस face के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेशंस जो थे, फ़ख्र और गरूर और ताकत के एक्सप्रेशंस थे. अ फ्राउन एंड wrinkled lips and contemptuous smile which shows his haughty and arrogant nature. उसके wrinkled lips थे, उसके माथे पे तेवरी थी, और उसकी जो contemptuous ज़िल्लत आमेज़ जो मुस्कराहट थी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, वो हमें बता रही है कि वो कितना गुरूर वाला था, कितना घुमंड था उसको. What is the tone of the poem Ozymandias? Ozymandias के पोएम की जो टोन है वो क्या है? अब आप देखें ना, ये आयरॉनिकल टोन है. देखिए एक तरफ तो हमें पावर के बारे में बताया गया बादशाह के, दूसरी तरफ हमें बताया गया Ozymandias का जो स्टैचू है वो टूटा फूटा पड़ा है. यानी इंसान की कोई, ये आयरनी है, यानी ये एक तंज है, ये एक मजाक है. लेकिन ये ऐसी आयरनी है जिस पे हमें हंसी नहीं आती, बट वी आर कंपेल्ड टू थिंक. हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं.
Now see, the tone of the poem overall is visibly ironical. वो तो साफ जाहिर है कि ये irony है. There is a juxtaposition which creates irony. Juxtaposition means कि दो contrasting effects हैं. एक तरफ power दिखाई है, दूसरी तरफ decay दिखाया हुआ है. Contrasting things are there. The very name Ozymandias gives image of powerful king. यानी जो name है Ozymandias का वो हमें सामने बताता है कि वो एक बहुत ताकतवर बादशाह था, whose grandeur according to him is matchless. जिसकी शान वो कहता था कि बिल्कुल इसकी शान जैसी तो कोई शान है ही नहीं. On the pedestal there is a phrase, और pedestal जो base थी उस पे एक phrase भी लिखा हुआ है. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. मेरे शानदार कामों को देखो. Ye mighty यानी आप लोग भी, जितने भी पावरफुल लोग हो, but feel despair, disappointment. A powerful expression is followed by a phrase. अब देखें यहाँ पे powerful expression था, लेकिन एकदम से उसके बाद पोएट क्या कहता है कि nothing beside remains. लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा. It creates irony. He has no power left now. अब तो उसकी कोई ताकत बाकी नहीं बची. As it is broken and helpless. ये टूट फूट चुका है. ये तो अब बेयारो मददगार पड़ा है रेत पे. कोई भी इसको उठाने वाला भी नहीं है. It is a somber irony as we do not laugh at it. ये somber irony serious irony है जिसपे हमें हंसी नहीं आ रही. But we feel sorry. हमें अफसोस हो रहा है. And realize, हम महसूस करते हैं the fact इस हकीकत को that the worldly power and wealth are short lived. दुनियावी ताकत और दौलत मुख्तसर होते हैं and perish with the passage of time. और वक्त के गुजरने के साथ बिल्कुल गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. Question number 4. Throughout the poem Ozymandias, Shelley uses alliteration. Give some examples and show what purpose do they serve. Now there are many instances of alliteration in the poem. Now see, the same consonant sounds in the same line, such as use of C in cold command, the sound of B in boundless and bare, and the sound of L in lone and level. These are alliterations. Now see, these alliterations give musical effect. It gives rhythm to lines: cold command, boundless and bare, lone and level. So it makes it interesting. It creates a rhythm in the poem and gives it a musical effect. Although the tone of the poem is somber and ironic, still the use of alliteration makes it interesting and soothing to read. Now describe the rhyme scheme of the poem. The rhyme scheme of the poem is AB, AB, AC, DC, ED, EF, EF. Question number 6. Describe the imagery of the poem Ozymandias. Imagery वही है कि sense of sight को अपील कर रहा है, ears को अपील कर रहा है, smell है, taste है, किस चीज़ को अपील कर रहा है. तो आपने देखा होगा कि throughout it appeals to the sense of sight. So the poet gives us the picture of sculpture in the middle of the desert and one can easily visualize the scene. जैसे जैसे वो हमें बताता जा रहा है कि एक desert में एक statue खड़ा है तो हमारे mind में वही picture चलती जा रही है. Frown and wrinkled lip, sneer of cold command, shows the haughtiness and arrogant pride of the king. The ruined face still denotes his power. Then the poet makes us visualize the pedestal on which were written these words, "My name is Ozymandias, King of Kings." We can easily imagine the lone and level sands stretch far away. देखिए, द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फॉर, दूर तक सहरा, वो हमारे माइंड में उसकी पिक्चर चल रही है. इमेजरी गिव्स रिचनेस टू द मीनिंग ऑफ द पोएम. ये पोएम की जो मीनिंग है ना उसको रिचनेस देती है. द यूज ऑफ इमेजरी अलाउज द रीडर्स टू सी व्हाट इज हैपनिंग. ये जो इमेजरी है उसका इस्तेमाल रीडर्स को ये बताता है कि वो देखें कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. The imagery enriches the tone of the poem. ये imagery जो है वो इस नज़म की टोन जो है उसको enrich करती है further. That is ironical and somber at the same time. जिसमें irony भी है और वो serious भी है. एक वक्त में वो उसमें irony भी है और वो serious भी है. Now question number 7 and the last is, the inscribed lines on the pedestal of the statue have ironic overtone. Explain the implied meaning of these words.
The inscribed lines on the pedestal are ironical, which gives the impact of power and pride of the king, that he is the king of kings and calls other people to see his power and make them feel inferior. But the upper part of the statue is missing and lying in the sand nearby. It is almost half sunk in the sand. On one hand, he boasts of his matchless power. एक तरफ तो वो अपने ताकत जो है जिसका कोई मैच नहीं है दुनिया में, उसके बारे में फख्र से बता रहा है. While on the other hand, his statue is shattered into pieces. जबकि दूसरी तरफ उसका मुजस्मा टुकड़ों में तकसीम हुआ and going to be disappeared soon under the thick layer of the sand. और उस रेत की एक मोटी तह के नीचे वो फौरन वो गायब हो जाएगा जल्दी. It shows the transient nature of man. अब ये हमें इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, इसका हिडन मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इंसान जो है वो फानी है, ट्रांजिएंट नेचर, उसको वो चल आगे वक्त आगे बढ़ता जाएगा और वो ख़त्म हो. Transient, disappearing with time, with the passage of time, transitory nature of the things. Nothing lasts forever. कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा कायम रहे. Therefore, one should not feel proud on worldly power. दुनियावी ताकत पे किसी को फख्र नहीं करना चाहिए, and wealth और दौलत पे, for they are short-lived, क्योंकि वो कम अरसे के लिए है. Please like, comment, share, and those who have not subscribed, please subscribe my channel. I request you all, don't forget to press like button please, and comment for my encouragement. I'm waiting for your positive response. Thanks for watching this video.